आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर अपना 9वां पार्ट 1 है इसका, शासक और इतिवृत्त। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक और उस बेसिक के बाद अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आपको पहले ये समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको आगे का आसान लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने शासन किया, जिसको सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 5 प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने अपना शासन चलाया था, जैसे कि गुलाम वंश हो जाएगा, ठीक है, गुलाम वंश हो जाएगा, और खिलजी वंश हो जाएगा, ठीक है, तुगलक वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। तो ये 5 वंश थे जिन्होंने अपना शासन किया। तो लास्ट वाला जो है ये लोधी वंश था 1526 के समय, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 1526 में क्या हुआ, 1526 में आ गए मुगल, यानी कि यहाँ पे शासन चल रहा था इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का शासक था, ठीक है। लेकिन उधर से आ गया बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो 1526 में युद्ध हुआ, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, उसमें इब्राहिम लोधी हार गया। जैसे इब्राहिम लोधी हारा, यहाँ पे बाबर की जीत हुई और यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना हो गई जिसको कहा जाता है मुगल वंश। तो इस चैप्टर में हम मुगल वंश के इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ने वाले हैं, जैसे बाबर, फिर हुमायूं, ठीक है, अकबर। इस तरीके से हम आगे का पूरा समझेंगे। तो ध्यान से आपको इसको, आप इतना समझ के हो तो आगे अब आपको आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है हमारे लिए। तो मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। ये जो मुगल शासक थे, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां, औरंगजेब हो, जहांगीर, जो भी हो, ये सब अपने आप को क्या मानते थे कि वो बड़ी जनसंख्या या बड़ी जनता पर शासन करने के लिए अपने आप को योग्य मानते थे। मुगल शासकों ने अपना राजवंश का इतिहास जो था वो दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखवाया था। आप देखोगे कि बाबरनामा, अकबरनामा, कई ऐसे मतलब आईने अकबरी वगैरह ग्रंथ आपको मिलते हैं जो लिखवाए गए थे, ठीक है। ये दरबारी इतिहासकार जो होते थे उनके द्वारा लिखाए गए थे। तो जैसे कि मान लो एक शासक है, कोई भी मुगल शासक है, उसने अपने दरबार में कई विद्वान कवियों को, या आप कह सकते हो लेखकों को, अपने दरबार में संरक्षण देता था, और ये जो होते थे वो इनके शासन के बारे में लिखते थे, ठीक है। यही इतिवृत्त वगैरह कहलाए हैं और आगे आप इसी को समझोगे। तो दरबारी इतिहासकार लिखते थे उसके बारे में। तो ये जो विवरण होते थे इसमें क्या लिखा होता था, इसे समझिए। जो विवरण होते थे उसका जो केंद्र होता था वो होता था बादशाह, यानी बादशाह से संबंधित चीजें ही लिखी जाती थी। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि बादशाह के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका लेखा जोखा उसमें मिलेगा। लेखकों ने उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की कई सारी जानकारियां इकट्ठी की और इन जानकारियों को इकट्ठा करके लिखा जब, तो इसी जानकारी के आधार पर शासन करने में शासक को मदद भी मिली। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और अंग्रेजी में जो लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने इस शैली को क्रॉनिकल्स, नाम याद रखें, अंग्रेजी के जो लिखने वाले हैं, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस शैली को क्या नाम दिया, क्रॉनिकल्स, जिसको हम इतिहास या इतिवृत्त भी कहते हैं। मुगल काल के इतिहास को लिखने में यह इतिवृत्त जो है काफ़ी सहायक है। यानी कि देखिए, जैसे मान लो ये मुगल काल जो था ये हम 1526 से लेके 1857 तक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने मुगल काल के इतिहास के बारे में लिखने का जिम्मा उठाया। तो कई इन अंग्रेजों के समय में मुगल इतिहास लिखा गया। तो इन्होंने क्या करा, ये जो दरबारी कवि द्वारा, दरबारी जो लेखक होते थे, इनके द्वारा जो लिखा गया था इतिवृत्त, उनकी सहायता बहुत ली अपने इतिहास को लिखने में। उससे काफ़ी जानकारी इनको मिल जाती है। तो इतिवृत्त जो है वो मुगल काल के शासन में जो भी मतलब घटनाएं थी उनका लेखा जोखा हमें प्रोवाइड करा देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। हेडिंग है हमारी मुगल शासक और उसका साम्राज्य। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए, मुगल जो है, ये जो नाम है मुगल, ये कहाँ से निकला है, तो मुगल नाम जो है ये मंगोल से निकला है, ठीक है। मंगोल से उत्पन्न हुआ है। मुगल शासक जो थे वो स्वयं के लिए ये नाम नहीं चुना, मुगल शासकों ने अपने लिए मंगोल या मुगल नाम नहीं चुना, और ना ये बिल्कुल भी पसंद करते थे कि कोई उन्हें मुगल कहे। फिर आखिर मुगल क्यों कहा जाता है और वो क्यों नहीं पसंद करते थे कि कोई उन्हें मुगल कहे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, मंगोल जो है, मंगोल से आपको याद आएगा चंगेज खान। अगर आपने क्लास
11th में हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है तो आपको चंगेज़ खान याद आएगा। चंगेज़ खान जो था एक बहुत ही क्रूर शासक था, इसने इतनी हत्याएं की थी और ये जो मंगोल थे इन्होंने इतनी हत्याएं की थी, इसलिए ये शासक जो थे, ये शासक अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुगल से कहीं ना कहीं वो मंगोलों से जोड़ के देखे जाते थे। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को तैमूरी, तुर्क वगैरह कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, तैमूरी क्यों कहलाते थे इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बाबर जो है भारत में 1526 में आया था। ठीक है, और पहला युद्ध जो पानीपत का युद्ध आपने अभी पढ़ा था वो वाला युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो बाबर जो था, इसके जो पिता का नाम था वो था उमर शेख मिर्जा। समझिए ध्यान से, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और इसकी जो माता जो थी उसका नाम जो था वो था कुतलुग निगार खानम, या कुतलुग निगार खान भी कई जगह लिखा मिलता है। तो ये इनके पिता और इनके माता हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि बाबर का जो पिता था वो तैमूर का वंशज था। यहाँ पे ध्यान रखो, यही आपको समझना है। बाबर का जो पिता था वो पिता की साइड से ये तैमूर के वंशज थे, और अगर मुगल की बात हम यहाँ पे करें, माता की साइड से ये चंगेज़ खान के वंशज थे। तो चंगेज़ खान जो है, या फिर जिसको हम मंगोल कह सकते हैं, मंगोल के वंशज, तो ये काफ़ी क्रूर थे, इसीलिए ये अपना नाम मंगोल के नाम पे या मुगल के नाम पे रखना पसंद नहीं करते थे, या अपने आप को तैमूर तुर्क कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। आपको समझ में आया? हालांकि आप ये ना समझे कि जो मंगोल थे केवल वो ही ऐसे थे, ये जो मुगल रहे हैं ये भी वैसे ही थे, बस फ़र्क थोड़ा सा इनमें और उनमें थोड़ा ही फ़र्क है। तो ये आपको आगे पता लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये अपने आप को तैमूर या तैमूरी क्यों कहलाना पसंद करते थे, और मंगोल या चंगेज़ खान के वंशज क्यों नहीं कहलवाना पसंद करते थे, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आखिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा आपके दिमाग में कि ये जो है इनको मुगल कब से और कैसे कहा जाने लगा। मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो, मुगल शासक जो थे वो पितृपक्ष यानी पिता की तरफ से तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे, और मातृपक्ष से माता की साइड से चंगेज़ खान के वंशज थे या उनसे संबंधित थे। ये आपको बता चुका हूँ। ये जो बाबर जो था वो तुर्की बोलता था। याद रखें, बाबर जो था वो कौन सी भाषा बोलता था? तुर्की बोलता था। उसने मंगोलों को बर्बर गिरोह के रूप में बताया और उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, मंगोलों को वो बहुत बेकार बताता था, और अपने आप को तैमूर या तैमूर वंश के कहलाना पसंद करते थे ये सब, जितने भी ये मुगल थे। लेकिन इनका नाम आखिर मुगल पड़ क्यों गया? किसने इनका नाम मुगल रख दिया और बाद में मुगल ही क्यों कहलाए? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे, जो यूरोपीय थे, ठीक है, 16वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय थे, इन्होंने इन शासकों के वर्णन के लिए मुगल शब्द का इस्तेमाल करा। यानी भारत में जो 1526 के बाद जो शासन चला है 1857 तक, इस व्यवस्था को इन्होंने, अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने क्या नाम दिया? इन्होंने इसका नाम दिया मुगल। और इसके बाद से ही क्या नाम चला आया, तभी से मुगल शब्द लगातार प्रयोग में होता रहा, और इनको क्या कहा जाने लगा? मुगल शासक। ठीक है, ये खुद को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे जो मुगल शासक थे, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इन्हें मुगल नाम दिया। आगे देखिए, रडयार्ड किपलिंग जो थे, इनकी जो जंगल बुक जो थी उसमें जो नायक है मोगली, ये मोगली भी जो है ये भी कहीं ना कहीं मंगोल से, ठीक है, या मुगल से ही लिया गया नाम है। तो आप ये भी ध्यान रखें। ऐसा क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि जंगल बुक जो है किसकी बुक है, तो आप रडयार्ड किपलिंग बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो थी 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसके द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। इसके बाद देखो, बाबर जो था वो मध्य एशिया में जो फरगना है वहाँ पे इसके पिता शासक होते थे, छोटे से क्षेत्र के। लेकिन वहाँ पे इसके पिता की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये जो प्रतिद्वंदी उज्बेक जो थे, ठीक है, उज्बेक जो थे, उन्होंने क्या करा, उज्बेकों ने इसको भगा दिया, वहां से इनको भगा दिया। ठीक है, तो ये जो मुगल साइड के थे या फरगना के जो थे, ये वहां से भाग गए। उसके बाद ये अपने आप को काबुल में लेकर, इन्होंने अपने आप को काबुल में स्थापित किया। इसके बाद इनको ऐसा महसूस हुआ, आप देखोगे जब भारत का मैप देखते हो आप, तो काबुल आपको अफगानिस्तान वगैरह साइड में दिखेगा, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो इन्होंने सोचा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी भारत ही होता था, ये जो आज के समय में जो पाकिस्तान है
ये भारत ही होता था उस समय में। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इधर की तरफ भागें, और इनके पास कुछ था नहीं, संसाधन वगैरह होते नहीं थे, तो लूट मार करके ऐसे इनकी ज़िंदगी चलती थी, कबीले जैसी ज़िंदगी होती थी। तो इन्होंने क्या करा, भारत की तरफ रुख करा। और फिर ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो अब आपको इतना अगर समझ में आ गया है, तो अब आपको समझना है कि बाबर जो था 1526 में भारत में आया, शासन किया 1530 तक, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद हुमायूं शासन में आया, और ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए बाबर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 21 अप्रैल 1526, ये तारीख अगर आप याद रख सकते हैं तो आप इस तारीख को याद रखें। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई हुई, या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का शासक था, और बाबर जो था वो फरगना वाला, जो काबुल, फरगना से काबुल और काबुल से भारत में आया था। इसमें बाबर जो था वो जीत गया, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो था वहीं पे मारा गया। तो पहली बार यहाँ पे तोप का प्रयोग किया गया था, ठीक है, इस वाले युद्ध में। इसके इब्राहिम लोदी की सेना जो है, कहा जाता है लाख की सेना थी, लाखों लोग थे इसकी सेना में, जबकि बाबर की सेना में बहुत कम लोग थे। लेकिन इन्होंने अगर इनके इस युद्ध के बारे में देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जो मुगल थे, इन्होंने अपने इस वाले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कहा जाता है, आपको इतना याद होना चाहिए। तो यहाँ से जब इब्राहिम लोदी मर गया तो उसका शासन खत्म हो गया, बाबर का शासन शुरू हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का शासन 1526 में खत्म, और यहाँ से एक नया शासन शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं मुगल शासक, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। आगे देखिए, बाबर जो था उसका जो उत्तराधिकारी था, यानी बाबर के बाद जो जिसने शासन चलाया वो था नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। इसका जो शासनकाल था वो 1502 शासनकाल माने जाते हैं इसके, एक 1530 से 40 और दूसरा 1555 से 1556। क्योंकि 1540 तक जब इसने 10 साल शासन किया तो शेर शाह सूरी से युद्ध हुआ था, ठीक है। पहले तो इसने उसको पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में उसने इसको पराजित किया और ये भाग गया, ठीक है, काबुल की तरफ, सिंध की तरफ अगर आप देखोगे वहाँ चला गया। लेकिन फिर कुछ समय तक उसने शासन किया। बाद में जब उसकी मृत्यु होती है, उसके वंशज कमज़ोर होते हैं, तो ये दोबारा आया, ठीक है। लगभग 15 साल बाद दोबारा आया, शासन किया, पर एक ही साल शासन कर पाया, उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, हुमायूं की। तो ऐसा कुछ इसका पूरा काल रहा था। तो देखिए, ये जो हुमायूं था ये एक तरह से चगताई तुर्क थे, ठीक है। अपने आप को क्या कहते थे, ये तैमूर के वंशज कहते थे अपने आप को। लेकिन जो ये लोदी वंश था ये एक तरह से अफगान थे, ठीक है, अफगान थे। और अफगान से इनका जो था, मतलब एक तरह से इनकी दुश्मनी होती थी। जो बाबर ने जिस इब्राहिम लोदी को मारा था, उसी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, ठीक है, नाम याद रखें, महमूद लोदी। महमूद लोदी ने क्या करा, इस हुमायूं से युद्ध लड़ा। और जो शेर खां था, शेर खां जिसे शेर खां को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी इसकी दुश्मनी थी। तो इनके युद्ध चलते रहते थे आपस में। तो अफगान नेता जो थे शेरशाह सूरी, इसने क्या करा, हुमायूं को पराजित किया और ईरान भाग गया। ऐसे में हुमायूं यहाँ से 1555 में हुमायूं ने सूर को, फिर 1555 में हुमायूं जब दोबारा आया, यानी 40 के बाद 15 साल बाद दोबारा आया, तो उसने सूर को पराजित किया। लेकिन 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ज़्यादा वर्ष, मतलब ज़्यादा समय तक ये नहीं चल पाया, और इसके जो वंशज वगैरह थे वो भी कमज़ोर थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हुमायूं का। हुमायूं के बाद जो शासन में आया वो आया, उसका उत्तराधिकारी बना अकबर, जिसका नाम था जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। 1556 से 1605 तक का कार्यकाल माना जाता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया और इसको महान शासक कहा जाता है, मुगल, ठीक है, महान शासक माना जाता है मुगल साम्राज्य का। तो अकबर ने साम्राज्य को बढ़ाया, अकबर ने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत बनाया, अपने साम्राज्य को समृद्ध राज्य के रूप में बना दिया, ठीक है। अपने साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत तक फैला दिया, इसका जो साम्राज्य था फैल गया। और अकबर ने ईरान के सफावी और तुरान के जो उज्बेक की जो विस्तारवादी नीति थी। अब देखो होता क्या था, मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि जैसे ये मान लीजिए नक्शा है, और ये पाकिस्तान वाला साइड भी भारत में ही होता था। तो यहाँ से जो होते थे ईरान और तुरान की तरफ से अगर आप देखोगे, या मध्य एशिया से देखोगे, तो वो हमेशा भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आते थे। तो उनकी विस्तारवादी नीति होती थी। जब अकबर था तो उसने उनकी विस्तारवादी नीति को भारत में बढ़ने से रोका, यानी उनकी योजनाओं पर लगाम लगाए रखा। तो आप ये कह सकते हो पॉइंट। अकबर के बाद, अकबर जब था, अकबर के बाद जहांगीर शासन में
शाहजहां फिर उसके बाद शासन में, और औरंगजेब उसके बाद शासन में। हालांकि शासक तो बहुत सारे हैं, पर हम सबके बारे में यहाँ नहीं देखेंगे, आपकी बुक में भी कम दे रखा है। देखिए, क्योंकि देखिए ये जो शासन था, एक तरह से हम जो मुगल शासन पढ़ रहे हैं, ये था इसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। 1526 से जब बाबर आया था, 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, इस समय को मजबूत शासन माना जाता है मुगल काल का। ठीक है, इस समय तक जितने भी शासक आए हैं, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो भी हम पढ़ते हैं, ये मजबूत शासन माना जाता है। लेकिन जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 से 1857 तक ये कमजोर शासन था। इसके बाद बहादुर शाह जफर प्रथम और कई सारे शासक जो थे वो रहे, पर उतना मजबूत शासक के रूप में उसको नहीं देखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाता है, और इतना आपको ध्यान रखना है। अभी बेसिक ही आपको बताया है कि क्या क्या होता था, कैसे मुगल शासक आए, कैसे क्या हुआ, ये पूरा जो पार्ट है बेसिक है। इसको 2 बार कम से कम ढंग से देखो, आगे का जो टॉपिक है आपको बिल्कुल आसान लगेगा। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजवंश की शक्ति जो थी घटने लगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दिल्ली, आगरा, लाहौर कभी इनके राजधानी नगर होते थे और कभी इनका पूरा वर्चस्व होता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो राजधानी नगर थे, यहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियाँ मजबूत होने लगी, उसका विस्तार होने लगा। और 1857 की बात करें तो इस वंश के जो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, आप 1857 की क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है, 3rd बुक में। ये जो बहादुर शाह जफर था, इसको अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका, यानी पूरी तरीके से ये जो मुगल वंश था समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस प्रकार से 1526 में बाबर आता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है युद्ध में, और बाबर यहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना करता है जिसको कहा जाता है मुगल साम्राज्य। ये आपको समझ में आ गया। ये अपने आप को मुगल कहलवाना क्यों नहीं पसंद करते थे, ये आपको बता दिया। अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे, तैमूर वंशज। ठीक है, और फिर इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, ठीक है, फिर जहांगीर, शाहजहां, जो भी हम पढ़ेंगे, मतलब औरंगजेब वगैरह, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हमें बस नाम थोड़े बहुत याद रख लिए तो ठीक है, वरना फिर आगे जब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में तो वहां पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इसे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इतिवृत्त की रचना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे 2 टॉपिक आने वाले हैं, दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। इतिवृत्त की रचना, यानी ये जो दरबारी इतिहासकार थे मुगल शासन में, ये जो लिखते थे, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त मुगल साम्राज्य और उनके दरबार के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर आज के समय में मुगल साम्राज्य का इतिहास जो लिखा गया है उसको देखा जाए तो वो मुगल दरबार में जो लेखक थे उन्होंने जो लिखा था उसको महत्वपूर्ण स्रोत मानकर, उसको नज़रिए में रखकर, उसको नज़र में रखकर लिखा गया है। हालांकि ये जो दरबारी जो इतिहासकार होते थे ये कभी भी पूरी बातें सच नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये दरबारी इतिहासकार होते थे, राजा के खिलाफ एक शब्द नहीं लिख सकते। राजा चाहे कितना भी बेकार हो पर राजा की तारीफें ही लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस पे पूर्ण भरोसा, तो पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कोई अगर अन्य साक्ष्य नहीं मिलते तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य जरूर बन जाते हैं। शासक ये चाहते थे कि भाव क्यों लिखवाया, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो इतिहासकार जो लिख रहे हैं आखिर ये शासक क्यों लिखवाते थे अपने बारे में ये सारी चीज़ें। तो शासक ये चाहते थे कि जो भावी पीढ़ी आएगी, जैसे बाबर के बाद जो हुमायूं, उसके बाद अकबर, यानी आने वाली जो उसकी पीढ़ी थी वो उस जान सके कैसा शासन था, यानी उनके शासन का विवरण उनको मिल सके, इसलिए ये लिखवाया करते थे। ठीक है, इतिहास, दरबारी इतिहासकार के बारे में समझिए। मुगल इतिवृत्त को लिखने वाले जो लेखक थे वो दरबारी लेखक होते थे। उन्होंने जो इतिहास लिखा उसका जो केंद्र बिंदु होता था, जो मेन जो उसका नायक होता था, वो कौन होता था? वो होता था शासक। जो भी कहानी होती थी वो शासक के इर्द गिर्द लिखी जाती थी। जैसे कि देखो, शासक क्या है, उसकी जीत, उसके युद्ध, ठीक है, ये सब लिखा जाएगा। शासक से जुड़ी हुई सारी घटनाएं लिखी जाएगी। शासक का जो परिवार है, जो शाही परिवार है, उसके बारे में लिखा जाएगा। दरबार के बारे में लिखा जाएगा। अभिजात वर्ग जो होता है, अमीर वर्ग जो होता है, ठीक है, कुलीन वर्ग जो है, उसके बारे में लिखा जाएगा। युद्ध जो होते हैं उसके बारे में, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे को पढ़ें तो हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भी लिखा जाता है वो सब कुछ शासक के इर्द गिर्द होता था, या शासक के परिवार के बारे में, या शासक की नीति के बारे में, या शासक के युद्ध के बारे में, शासक ने कहाँ विजय प्राप्त करी, ठीक है, शासक ने प्रशासन किस प्रकार से चलवाया, कैसी व्यवस्था बनवाई, यही चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम्पल आपके लिए ये हैं, आप देख सकते हो, अकबरनामा,
शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये जो है ये आपको कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दरबारी इतिहासकार आप यहाँ पे समझ गए, इतिवृत्त को आप समझ चुके हो। आगे देखते हैं, आगे है तुर्की से फारसी। अब देखो आपको याद होगा जब बाबर था, ठीक है, बाबर जो था वो तुर्की भाषा पसंद करता था, तुर्की बोलता था और उसने जो लिखा वो तुर्की में ही लिखा। लेकिन बाद के समय में तुर्की से फारसी की ओर हो गए, यानी अकबर के समय में आप देखोगे तो वही तुर्की बदल के फारसी कर दी गई। और बाबर की जो बाबरनामा जो आप पढ़ते हो या आप उसको जानते हो वो तुर्की में थी ओरिजिनल, पर उसको फारसी में अनुवाद भी करवाया गया था। ये सब आगे देखते हैं कि कैसे तुर्की भाषा से ये फारसी भाषा की ओर आए। तो मुगल दरबारी इतिहासकार फारसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी मुगल काल का जो इतिहास है, मुगल दरबारी इतिहास जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया है। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासन करते थे, ये मैं बात करूं 1526 से पहले, जो मैंने आपको 5 वंश बताए थे, अगर उस समय की बात करें तो उस काल में उत्तर भारतीय भाषा जैसे हिंदवी, फारसी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, तब ऐसे लिखे जाते थे। लेकिन जब बाबर आया तो बाबर ने अपनी कविताएं या जो उसके संस्मरण जो भी उसको याद था उसने जो भी लिखा, बाबर ने तुर्की भाषा का इस्तेमाल करा। लेकिन अकबर की बात करें तो अकबर ने तुर्की भाषा का प्रयोग ना करते हुए फारसी भाषा का प्रयोग करा। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बाबर के समय की जो चीजें हैं वो कौन सी भाषा में लिखी मिली हैं, तो आप कहोगे तुर्की भाषा में। लेकिन अकबर के समय की अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा महत्वपूर्ण बन गई थी, आप कहोगे फारसी भाषा। तो ये आपको याद रखना है कि तुर्की से फारसी की ओर। अकबर के समय में फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया था, यानी दरबार में एक ऊंचा स्थान दे दिया गया था फारसी भाषा को। उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। जो भी मतलब इस भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे उनको काफ़ी प्रतिष्ठा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, जो फारसी भाषा जानते थे। राजा और जो शाही परिवार के लोग होते थे और दरबार के विशेष सदस्य यही भाषा बोलते थे। ठीक है, फारसी भाषा। आगे चल के ये जो भाषा थी सभी स्तर के प्रशासन में भी काम में लाई जाने लगी, क्योंकि प्रशासन की मुख्य भाषा बन गई थी। आपने देखा राजा इसी को बोलता है, राजा का परिवार बोलता है, मंत्री वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और जो भी लिखवाए जा रहे हैं अकबर के टाइम पे जो भी ग्रंथ वगैरह वो सब फारसी में लिखे जा रहे हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भाषा भी यहाँ पे बन चुकी थी। लेखाकार जो थे या लिपिक जो थे, लिखने वाले जो थे या जो अन्य अधिकारी थे, उन्होंने भी फारसी भाषा सीख ली। क्यों? क्योंकि जो फारसी भाषा को जानता था, जिसकी उस पर पकड़ थी, उसको प्रतिष्ठा मिलती थी, यानी उसको सम्मान मिलता था, इसीलिए उन्होंने भी इस भाषा को सीख लिया। लेकिन जहां पे फारसी प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में नहीं थी, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पे फारसी डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लाई जाती थी, कोई इतना ज़्यादा फारसी को नहीं जानते थे लोग, तो वहाँ पे क्या होता था, या तो राजस्थानी भाषा, मराठी, यहाँ तक कि तमिल जो है उसमें भी फारसी भाषा के मुहावरे और शब्दावली का से वो भी प्रभावित हुई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, आपके पड़ोस में 4 पड़ोसी ऐसे आ जाएं जो बंगाली भाषा, कोई बंगाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई अन्य भाषा बोलता है। अगर आप उनके टच में रहने लग जाओ, उनसे बात करने लग जाओ, तो हो सकता है कि आप उनकी भाषा के, बंगाली भाषा के कुछ शब्द सीख जाओ, आप तमिल के भी कुछ शब्द सीख जाओ। ठीक है, और वो हो सकता है कि वो भी आपकी हिंदी के कुछ शब्द सीखने लग जाएं, अगर आप आपस में टच में रहते हो, उनकी भाषा को सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो मतलब हो जाता है। तो ऐसा ही था कि ये जो फारसी भाषा जहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं की जाती थी, वहाँ पे राजस्थानी, मराठी और फारसी जो थी, तमिल भाषा में फारसी ने उसको प्रभावित किया, यानी ये लोग भी कुछ शब्द, कुछ मुहावरे उसके जानने लगे थे, समझने लगे थे। ठीक है, अब केवल इन लोगों ने, इन भाषा वालों ने फारसी नहीं समझी, बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ समझो, 17वीं शताब्दी तक फारसी बोलने वाले लोग जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों में आके बस गए थे। अब इन लोगों ने भी बाकी लोगों से बात की तो ये कई भारतीय भाषा जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लोग थे जो फारसी भाषा बोलते थे, अन्य भारतीय भाषाओं को भी जानते थे, तो इस तरह स्थानीय मुहावरों का समाविष्ट करने में फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। तो ये भी क्या हुआ, फारसी में भी कुछ शब्द आ गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो गया होगा लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2 अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, ठीक है, एक मान लो फारसी है और एक हिंदी है, ये आपस में बातचीत करते हैं।
ठीक है, तो वो उसकी फारसी को समझने की कोशिश करेगा, वो उसकी हिंदी को समझने की कोशिश करेगा, समझेंगे या बातचीत जैसे भी होगी इशारों में या जैसे, तो कहीं ना कहीं हिंदी वाला जो है वो कुछ शब्द फारसी के भी यूज़ करने लग जाएगा, क्योंकि अगर टच में रहेंगे फारसी वाला जो है वो कुछ शब्द हिंदी के भी यूज़ करने लग जाएगा। वही यहाँ पे हुआ, जब फारसी दरबार की महत्वपूर्ण भाषा थी, मेन लोग बोलते थे, तो अन्य जगह की जैसे तमिल थी वो भी इससे प्रभावित हुई, ठीक है, राजस्थानी, मराठी, ये भी भाषा इससे प्रभावित हुई। और केवल ये भाषाएं इससे प्रभावित नहीं हुई, बल्कि फारसी भाषा भी इनसे प्रभावित हुई, जो क्षेत्रीय या लोकल भाषा थी। तो ये चलता रहता है, ठीक है, ये आपको समझना है। और एक चीज याद रखना, फारसी और हिंदवी, फारसी और हिंदवी को अगर हम जोड़ दें, प्लस कर दें, तो एक नई भाषा बन गई उर्दू। यानी जो हिंदी लोग थे और जो फारसी बोलने वाले लोग थे वो आपस में बोलते थे, तो उनकी बातचीत से कुछ शब्द आपस में मिले और ऐसा करके एक नई भाषा बनी जिसको कहा जाता है उर्दू। तो फारसी और हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकलकर सामने आई। अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि आपको बताया था अकबर के समय में मुख्य भाषा जो थी फारसी थी, लेकिन जो बाबरनामा थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, क्योंकि बाबर के समय में मुख्य भाषा जो थी वो तुर्की थी। तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अकबर ने क्या करा, ये जो तुर्की भाषा में बाबरनामा है इसका अनुवाद करवा दिया, ट्रांसलेट करवा दिया। इसको कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करवा दिया? फारसी भाषा में। ठीक है, आगे आपको मैं इसके बारे में बताता हूं, आप देखेंगे। तो बाबरनामा जो था, बाबरनामा का भी फारसी में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, बाद में मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण, ये तो संस्कृत ग्रंथ थे, उन्होंने महाभारत और रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। याद रखें, मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे जो संस्कृत ग्रंथ थे उसका भी क्या करा, इन्होंने ट्रांसलेशन करवा दिया फारसी भाषा में। और महाभारत का फारसी भाषा में जो ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ, उसको किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखें। रज्मनामा को युद्धों की पुस्तक कह सकते हैं, युद्ध की पुस्तक के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पांडुलिपि समझ सॉरी इतिवृत्त वगैरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पांडुलिपि की, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो पांडुलिपि जो होता है, ठीक है, ये ऐसी पुस्तक को कह सकते हैं जो हाथ से लिखी हो। हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहेंगे हम? हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहेंगे। ठीक है, इसकी रचना कैसे होती थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो अब आप इसको बिल्कुल याद रखना। तो पांडुलिपि, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ये हाथ से लिखी पुस्तक होती है। याद रखें, मुगल भारत की सभी पांडुलिपियों जो थी वो पांडुलिपियां वो इसी रूप में मिली है, यानी कि ठीक है, मुगल भारत की जो पुस्तकें थी वो सब पांडुलिपियों के रूप में मिली है। कैसे? मतलब आप ये कह सकते हो मुगल भारत में जो पुस्तकें मिली है वो हाथ से लिखी मिली है, आप सिंपल भाषा में आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, पांडुलिपि की जो रचना थी उसका जो मुख्य केंद्र था वो था शाही किताबखाना। किताबखाने से आपका दिमाग लाइब्रेरी की ओर जाएगा, पर इसका मतलब लाइब्रेरी नहीं है केवल। शाही किताबखाना का मतलब है ऐसी जगह जहां पर किताबें लिखी जाती हों, किताबों का संग्रह करके रखा जाता हो। तो समझ में आ गया होगा आपको शाही किताबखाना। तो शाही किताबखाने में पांडुलिपियों को लिखा जाता था एवं इनको संग्रह करके, इकट्ठा करके इनको रखा जाता था। नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, पांडुलिपि की रचना में अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले बहुत से लोग शामिल होते थे। पांडुलिपि को बनाना कोई आसान काम नहीं था। अब आप सोचो, आज के समय में कंप्यूटर है, आप टाइप कर सकते हो, अपनी बुक को छपवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, चित्र वगैरह बिल्कुल सजीव एकदम करवा सकते हो। लेकिन अगर आप पीछे जाते हो, जब मतलब ये तकनीक नहीं होती थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस समय में पुस्तकें जो थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और जो पुस्तकें होती थी उसको बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता था। कई सारे लोग मिलकर उसको बनाते थे। तो कौन कौन से लोग उसको मिलकर बनाते थे? तो देखो, एक व्यक्ति वो हो जाएगा जो कागज बनाएगा, पांडुलिपि के लिए पन्ने तैयार करेगा। दूसरा व्यक्ति वो होगा जो सुलेख लिखेगा, या जो पाठ की नकल करना कह सकते हैं हम उसे। जैसे मान लो किसी ने लिखी है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो उसी को देखकर कोई दूसरा क्या करेगा, सुलेखक जो होगा उसको अच्छी हैंडराइटिंग में उसको लिखेगा। तीसरा जो होगा कोफ्तकार, कोफ्तकार जो पन्ने को चमकाता है, जो पृष्ठ को चमकाने का काम करता है। फिर चौथा हो जाएगा चित्रकार, जो क्योंकि जो किताबें होती थी उसमें चित्र भी मिले हैं, तो चित्रकार जो होता था वो उसमें क्या करता था, चित्रकारी करता था, यानी चित्र बनाता था। जिल्दसाज जो होता था, जो इसका सबसे लास्ट वाला काम होता था, जब पूरी पुस्तक बन जाती थी ये सभी पेजों को एक साथ इकट्ठा करता था, उसको संकलित करता था, उसको मतलब बाइंडिंग जो कहते हैं हम, जिल्द चढ़ाना, उसमें जिल्दसाजी कर देता था। तो ये सभी मिलकर, इतने सारे लोग मिलकर काम करते थे, तब जाकर एक पांडुलिपि तैयार होती थी। ये आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखें बिल्कुल।
तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि पांडुलिपि जो है एक बहुत ही मेहनत वाला काम है बनाना। तो एक पांडुलिपि को तैयार करने में कई कई साल लग जाते थे, 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल, जैसी बुक होगी उतना ही समय लगेगा। तो तैयार, जब कोई पांडुलिपि तैयार हो जाती थी या तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु माना जाता था, बौद्धिक संपदा माना जाता था, सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था, क्योंकि पुस्तक उस समय में बनाना, पांडुलिपि उस समय में बनाना एक बहुत जोखिम भरा काम समझ सकते हो। जोखिम भरा काम क्यों कह रहा हूं मैं, जोखिम भरा सॉरी, इसकी जगह आप बहुत परिश्रम वाला काम कह सकते हो, हार्ड वर्क वाला काम कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा काम कर पाना, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय में, बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो एक पांडुलिपि को बनाने में कई प्रकार के लोग जो थे वो मेहनत करते थे। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से लोग थे, पेज बनाने वाले, पेज चमकाने वाले, जिल्द बनाने वाले, चित्र बनाने वाले, सुलेख करने वाले, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि कई सारे लोग मिलकर मेहनत करते थे। ठीक है, लेकिन जो जब पुस्तक बनती थी तो उसका फल जो मिलता था, यानी उसका जो प्रतिष्ठा जो मिलती थी वो कुछ ही लोगों को मिल पाती थी, यानी पदवी और पुरस्कार जो मिलता था वो कुछ लोगों को मिलता था। जैसे कि मान लो एक पुस्तक को बनाने में कितने सारे लोग हैं, मान लो कोई पन्ने चमकाने वाला लोग है, पन्ने का पेज बनाने वाला लोग, एक उसको चमकाने वाला है, ठीक है, एक चित्र बनाने वाला है, एक उसको लिखने वाला है, और जिल्द चढ़ाने वाला, मतलब कई तरह के लोग हैं, लेकिन सभी ने मेहनत करी अपने लेवल पे, पर फायदा उसका कुछ लोगों को मिलता था। जैसे जो सुलेखक होते थे, जो मतलब साफ लिखते थे, जो चित्रकार होते थे, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, प्रतिष्ठा मिलती थी। ठीक है, जबकि अन्य जो कारीगर होते थे, जैसे कागज बनाने वाले, जिल्द चढ़ाने वाले, ये गुमनाम कारीगर ही बन के रह जाते थे, इनको उतनी वैल्यू या उतना महत्व नहीं दिया जाता था। जो सुलेखन का कार्य होता था, यानी सुलेखक जो होता था, सुलेखक जो है हाथ से लिखने की कला और अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल के रूप में देखा जाता था। सुलेखन को एक महत्वपूर्ण कौशल, स्किल माना जाता था। ठीक है, इसका प्रयोग जो है अलग अलग शैलियों में होता था। शैली का मतलब है लिखने के भी कई सारे तरीके होते हैं, लिखने की अलग अलग शैलियां होती हैं। अकबर जो था उसको नस्तलिख शैली बहुत पसंद थी। अब ये नस्तलिख शैली कैसी है, एक बार आप इसको चित्र देखो। यहाँ पे चित्र को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सपाट, मतलब पेज का साइज देखो आप कैसा है, ये आपको समझ में आया। फिर आप देखोगे लिखा कैसे है, मतलब इस तरीके से नहीं लिखा जिस तरीके से पेज में लिखा जाता है, ये आपको कुछ इस तरीके से लिखा दिख रहा है, आड़ा तिरछा टाइप का लिखा दिख रहा है, यहाँ पे आपको अलग तरीके से दिख रहा है। तो ये जो शैली थी इसको नस्तलिख कहा जाता था। ठीक है, नस्तलिख शैली जो है इसमें लंबे सपाट, लंबा पेज देखा ना आपने, बिल्कुल प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसमें क्या होता था, जो 10 मिलीमीटर की नोक वाली, और सरकंडा जो जानते हो आप, एक सरकंडा होता है, पेड़ होता है छोटा सा, उसमें होता है, ठीक है, गांव वगैरह में आपने देखा होगा, उसको ऐसे काट लिया जाता था, निब बनाई जाती थी, और उसके बीच में चीरा लगा देते निब के, क्योंकि स्याही में जब उसको डुबोते थे तो स्याही सोख ले वो अंदर से, इसलिए उसको नुकीला बना के, यानी 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे में, जिसको कलम कहा जाता था, उससे लिखा जाता था। इस कलम के टुकड़े को क्या करते थे, एक स्याही होती थी उसमें डुबोया जाता था, डुबो कर उसमें लिखा जाता था। और नोक जो होती है, नोक इस प्रकार की होती है, इसके बीच में एक चीरा लगा दिया जाता था, ताकि जो जब उसको में डुबोएंगे तो वो आराम से उसको सोख ले, और अच्छी हैंडराइटिंग वगैरह बनती थी इससे। तो ये तरीके इस्तेमाल किए जाते थे लिखने में। ठीक है, ये नस्तलिख शैली है। आगे देखो चित्र, रंगीन चित्र। जो ये जो किताबें होती है, मान लो अगर आपके पास कोई किताब हो उसमें कोई चित्र ना हो तो आपको कैसी अजीब लगेगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए जो ये पांडुलिपि होते थे इसमें रंगीन चित्र भी बनाए जाते थे। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। जब इतिहासकार लिखते समय घटनाओं से संबंधित चित्रों को रखना चाहते थे, मान लो कोई इतिहासकार लिख रहा है किसी युद्ध के बारे में, ठीक है, इतिहासकार ने एक पुस्तक है, ये मान लो ये किताब है, वो यहाँ पे लिख रहा है युद्ध के बारे में, तो उसे लगता है कि भाई उससे रिलेटेड कोई चित्र होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, कुछ जगह छोड़ देगा, उस वहाँ पे जगह छोड़ देगा और बाकी आगे से लिख देगा। फिर चित्रकार क्या करेगा, उस छोड़ी हुई जगह में युद्ध से रिलेटेड चित्र बना देगा। तो ऐसे ही होता था, जो इतिहासकार थे लिखते समय घटनाओं से संबंधित चित्र रखना चाहते थे तो वो वहाँ पे क्या करते थे, पृष्ठ को यानी पेज को खाली छोड़ देते थे, और फिर सुलेखक अपना लिखता रहता था, पेज को खाली छोड़ देता था। बाद में क्या करता था, जो चित्रकार होता था उस खाली छोड़ी हुई जगह पे अपना चित्र बना देता था। तो ये इस तरीके से लिखा जाता था। चित्रों से न केवल पुस्तक का सौंदर्य बढ़ता था, मतलब जब चित्र आएंगे तो बुक जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगी, अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, बल्कि चित्रों के माध्यम से किसी घटना को सजीव बनाया जा सकता है, मतलब लगेगा कि रियल बिल्कुल सामने उनके है। इतिहासकार जो अबुल फजल है उसने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है।
1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन से इतिहासकार ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया है, तो आप बोलोगे अबुल फजल। ठीक है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अबुल फजल कहता है कि चित्रकला जो है वो निर्जीव वस्तु को भी ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे उसमें जीवन हो, यानी सजीव की तरह प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये उन्होंने चित्रकारी की तारीफ में कहा है। आगे देखते हैं। बादशाह जो था, बादशाह तथा उसके दरबार, बादशाह या उसके दरबार या उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्र, यानी बादशाह का चित्र, उसके दरबार का चित्र, उसमें हिस्सा लेने वालों का चित्र बनाए जाते थे। तो चित्रों की रचना की जाती थी। लेकिन कभी कभी शासकों और शासक वर्सेस जो उलेमा वर्ग था, यानी शासक और रूढ़िवादी मुसलमान जो थे, इनके बीच में कभी कभी तनाव हो जाता था। ठीक है, उलेमा जो मतलब इस्लामी कानून शरिया वगैरह के प्रतिनिधि हों, उसको मानते हो, वो क्यों, क्योंकि ये कहते थे कि जो उलेमा वर्ग जो था वो ये कहता था कि चित्र बनाना इस्लाम में सही नहीं है। ठीक है, क्या कहते थे ये कि चित्र बनाना, चित्रकारी करना इस्लाम में सही नहीं है। लेकिन शासक जो बुक लिखवाते थे उसमें, पांडुलिपि जो लिखवाते थे उसमें चित्र बनाते थे, चित्र बनवाते थे। तो इसलिए उनकी कभी कभी क्या हो जाती थी, आपस में भिड़ंत हो जाती थी, तनाव वाली स्थिति हो जाती थी। तो देखो, उलेमा वर्ग ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा प्रश्न वर्णित है जिसमें मानव रूपों को चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। यानी कि हदीस और कुरान में कहा गया है कि जो मानव रूप है उसका चित्रण इस्लाम में प्रतिबंधित है, यानी इस्लाम में मानव के रूप का चित्रण नहीं किया जा सकता, ऐसा उलेमा वर्ग कहते थे। और शासक जो थे वो चित्रकारी करवाते थे, इसीलिए इनके बीच में तनातनी हो जाती थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ऐसे में क्या हुआ कि भाई चित्र का बाद में धीरे धीरे समय बदला। ठीक है, कुरान को और हदीस की जो आयत वगैरह थी उसको लोगों ने, जो मुस्लिम जो भी रहे होंगे, उन्होंने उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करी। और ईरान के सफावी और तुरान, मध्य एशिया की साइड के जो शासक थे, उन्होंने भी क्या करा, अपने दरबार में जो चित्रकार लोग होते थे, यानी चित्रकार को हम कलाकार कह सकते थे, जो कलाकार लोग होते थे इनको क्या करते थे, ये संरक्षण देते थे। याद रखें, इनको संरक्षण देते थे और इनको बहुत महत्व प्रतिष्ठा होती थी। तो ऐसे में देखो, जो अबुल फजल है ये क्या लिखता है, अबुल फजल कहता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। किसकी बात कर रहा है ये कई लोग से? उलेमा वर्ग की बात कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का एक तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता। ठीक है, ये मतलब किसकी वर्डिंग है? ये अबुल फजल की वर्डिंग है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। तो इस प्रकार से था, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। सारा आपको बेसिक बताया मैंने, ध्यान से आपको समझना है। आगे देखते हैं, जो उलेमा वर्ग था, ये जो उलेमा लोग थे, वो कहते थे कि कलाकार जो है वो रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो रचना जो है, रचना का जो भी मतलब अधिकार है वो किसको है? वो केवल ईश्वर को है। ईश्वर ही रचना कर सकता है। ठीक है, ईश्वर ही रचना कर सकता है। कोई कलाकार इस चीज को अगर अपने हाथ में लेता है तो ये उसको गलत मानते थे। लेकिन बाद में शरिया की व्याख्या में बदलाव आया। ईरान के सफावी राजा, दरबार के कलाकार, इन सबको वो संरक्षण देने लगे। और यहाँ तक कि ईरान से क्या होते थे, जो कलाकार होते थे वो मुगल दरबार भारत में आते थे, और मुगल दरबार जो थे वो उन कलाकारों को काफी वैल्यू देते थे। ठीक है, उनका समर्थन करते थे, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो आज का हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। वीडियो में आपको बेसिक सारा समझाया है। अगर आपको जरा भी दिक्कत आए ना, आप वीडियो को 2 बार देखो, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको बिल्कुल आसान लगेगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखो। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये सर्च करो टेलीग्राम पे, आप ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन करें। 3400 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पार्ट 2, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। पांडुलिपि वाला जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है और जो मैंने आपको इतिवृत्त वाला टॉपिक पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।